हाय गाइस, सो सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए लास्ट 5 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आज डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट मेरे सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन के वक्त भी ये लास्ट 1 वीक सबसे ज्यादा क्रूशियल था, जहां मैंने सबसे ज्यादा पढ़ाई की थी। मेरा सिर्फ 1 महीने का प्रिपरेशन था एंड दैट्स हाउ आई क्लियर्ड माय सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो इस वीडियो में सारा सब्जेक्ट का प्रिपरेशन सीक्रेट्स रिवील किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। सो सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना पड़ता है दैट इज चैप्टर वाइज वेटेज। तुम चैप्टर वाइज अब तक पढ़ रहे थे, बट अब चैप्टर वाइज वेटेज के अनुसार पढ़ोगे। मतलब जिस चैप्टर का ज्यादा वेट है क्वेश्चन पेपर में, उस चैप्टर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है, सबसे पहले कंप्लीट करना है, उसका रिविजन, उसका प्रैक्टिस, सब कुछ सबसे पहले करना है। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कॉमन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एंड ऑब्वियसली तुम इससे ज्यादा नंबर स्कोर करोगे। तो चलो एक एग्जांपल देते हैं कि चैप्टर वाइज वेटेज के अनुसार कैसे पढ़ाई करना चाहिए। सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 होता है मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर का। यहां पे मैथ्स का एक पोर्शन होता है जहां पे कैलकुलस एक चैप्टर है। कैलकुलस एग्जाम के पहले रिवाइज करने में शायद तुम्हें 4 घंटा लगता हो एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी दूसरा एक मैथ्स का चैप्टर है जहां पे तुम्हें वापस 4 घंटे रिवीजन करने में लगते हैं। तो तुम सोचोगे कि दोनों एक एक चैप्टर रिवाइज करने में 4-4 घंटा लगता है ईच, तो प्रायोरिटी किसको दे? प्रायोरिटी उसे ही दो जिसका वेटेज ज्यादा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से अराउंड 10 मार्क्स से ऊपर आ ही जाते हैं, तो ऑब्वियसली इसी को प्रायोरिटी दो। एंड कैलकुलस से अराउंड 4 नंबर आते हैं। सो जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो चैप्टर को प्रायोरिटी दो। तो इससे क्या होगा, सिंपल था ना, कि तुम्हारा उतना ही टाइम जा रहा है बट प्रोबेबिलिटी ऑफ यू आंसरिंग क्वेश्चंस इन द एग्जाम हॉल ये बढ़ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि चैप्टर वाइज वेटेज कहां मिलेगा। मेरे चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वेटेज अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रैटेजीज। तो ये स्ट्रैटेजीज इफ यू वॉच देम आउट तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाले हैं, स्पेशली इन योर लास्ट वीक प्रायर टू योर सीए फाउंडेशन एग्जाम। एंड एक और बात बता दूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बैलेंस। हर एक सब्जेक्ट का बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, 70 to 80% ऑफ द सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड फॉर एवरी सब्जेक्ट, फॉर एवरी पेपर। अगर तुम ये नहीं करते हो तो तुम्हें कभी एश्योरेंस मिलेगा ही नहीं कि तुम सीए फाउंडेशन एग्जाम क्रैक कर पाओगे। देखो, हर एक सब्जेक्ट में पास होना है, हर एक सब्जेक्ट में 40 to 50 मार्क्स एग्रीगेट लाना ही है। अब तुम इसको मैनेज कैसे करोगे? ये मैनेज तभी होगा जब तुम्हारा हर एक सब्जेक्ट में 70 to 80% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हुआ है। अब सपोज तुम्हारे इकोनॉमिक्स में तुम्हें 100 मार्क्स का सब कुछ आता है एंड मैथ्स में तुम्हें सिर्फ 20 मार्क्स का आता है, तो जाहिर सा बात है ना, तुम मैथ्स क्लियर नहीं कर पाओगे एंड एक सब्जेक्ट की वजह से शायद तुम्हारा सीए फाउंडेशन में फेल होना पड़े तुम्हें। इस बात का ध्यान रखना, बैलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि तुम्हें एक सब्जेक्ट बहुत पसंद आ रहा है तो उसके पीछे तुम पूरा दिन रात लगा दो। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम सारे सब्जेक्ट्स को एज अ बैलेंस तुम लेके चलो। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे 1 वीक बिफोर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम। अकाउंट्स के भी पहले मैं बिजनेस लॉ के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि लॉ बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफी तकलीफ देता है, क्योंकि बिजनेस लॉ एक नया सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट के लिए। ये बात समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये तुम्हारे साथ ही नहीं होता है, सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ था। सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन के समय एक हफ्ता पहले, एग्जाम के एक हफ्ता पहले तक मेरा सिर्फ और सिर्फ 20% सिलेबस कंप्लीट था यार। मेरा एलएलपी कंप्लीट किया हुआ था एंड कंपनीज एक्ट का थोड़ा बहुत कंप्लीट था एंड बाकी पूरा सिलेबस बाकी था। तो 7 डेज में मैंने बहुत ज्यादा कवर अप किया एंड एटलीस्ट 70% ऑफ पेपर नंबर 2 मैंने कंप्लीट करके रखा था, फिर ही जाके मैं एग्जाम दिया। तो इसमें मैंने ऐसा क्या किया? तो एक बात सिंपल सा समझना पड़ेगा दैट पेपर नंबर 2 कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इस 2 पार्ट में 40 मार्क्स का बीसीआर भी आता है एंड 60 मार्क्स का लॉ आता है। तो व्हाट इज बीसीआर? बीसीआर इज नथिंग बट 9 और 10 स्टैंडर्ड का सिंपल इंग्लिश। तो तुमने 9 एंड 10 में अगर तुमने इज्जत से इंग्लिश पढ़ा है तो ये इंग्लिश तुम्हारे लिए, ये बीसीआर का पोर्शन तुम्हारे लिए कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए। इसमें सिंपल सा एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ही आता है एंड इसके साथ साथ प्रेसी राइटिंग एंड जो सर्कुलर राइटिंग होता है उसका फॉर्मेट देके चले जाओ और अपने वर्ड्स में प्रेजेंट कर लो। जो तुम 9 एंड 10 में बेसिकली करते थे वही यहां पे करना है।
सो बीसीआर के लिए भी मैंने 1 वीक प्रायर टू द एग्जाम मैंने एक बार बुक खोल के देख लिया कि मुझे क्या नहीं आता है। तो बेसिक कम्युनिकेशन बोल के जो फर्स्ट चैप्टर है तो वो नहीं आता था, वो मैंने 1 घंटा में बस पढ़ लिया एंड एग्जाम के पहले वाली रात मैंने सारा फॉर्मेट अच्छी तरीके से याद कर लिया। एंड ये फॉर्मेट वाला चीज ऐसा है कि तुम अगर 7 दिन पहले पढ़ते हो तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो बेटर है कि तुम एग्जाम के पहले ही पढ़ो। एंड यही मैंने किया था। एंड इसके साथ साथ मैंने 5-6 एग्जाम्पल सॉल्व करके रखा था, वो एक्टिव पैसिव वॉइस का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस का। बस इतना सा ही मैंने किया था बीसीआर के लिए। इससे तुम अपना काफी मार्क्स सिक्योर कर लेते हो। 40 मार्क्स का होता है ना बीसीआर, इसमें से 25 to 30 मार्क्स इजीली तुम सिक्योर कर ही सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू लॉ में इंपॉर्टेंट ये है कि तुम चैप्टर वाइज वेटेज को फॉलो करो एंड साथ ही साथ एक एक चैप्टर कंप्लीट पढ़ाई करने पे भी फोकस करो। तो जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनको पहले करो, जैसे मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज में प्रीवियसली कहा है कि छोटे चैप्टर से शुरू करो। छोटे चैप्टर्स मतलब पहले एलएलपी को कर लो, फिर कंपनीज एक्ट को करो, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट को करो एंड फिर पार्टनरशिप एंड फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि सपोज तुमने एलएलपी कर लिया, कंपनीज एक्ट कर लिया, तो कंपनीज एक्ट से जो भी क्वेश्चन आएंगे ना तो आराम से तुम सॉल्व कर पाओगे। बट सपोज तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले सॉल्व करने गए तो यार तुम 2 यूनिट करके ही तुम थक जाओगे। देखो कि कितना ज्यादा सिलेबस बाकी है एंड 2 यूनिट अगर तुम्हारा कवर हो जाए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो ये कोई गारंटी तुम्हें देगा कि उस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो 2 यूनिट से ही आएगा? कोई गारंटी नहीं देगा। बट वो 2 यूनिट पढ़ने में तुम्हें तुम्हारा जितना वक्त लगा है ना उतना ही वक्त अगर तुम कंपनीज एक्ट में दो तो कंपनीज एक्ट पूरा खत्म हो जाएगा। एंड कंपनीज एक्ट से सवाल तो ऑब्वियसली डेफिनेटली आएंगे ही, एंड अगर तुम वो कर लेते हो तो कंपनीज एक्ट का जो भी क्वेश्चन आएगा तुम आंसर कर लोगे। तो यही स्ट्रैटेजी लेके तुम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का कोशिश करो। तो एग्जाम के पहले तक मैं सच सच बताता हूं, मेरा बीसीआर में पूरा अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस था एंड लॉ में मेरा एलएलपी बहुत अच्छी तरीके से हो गया था, कंपनीज एक्ट मेरा बहुत अच्छी तरीके से हो गया था, पार्टनरशिप का 2 यूनिट बहुत अच्छी तरीके से हुआ था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट सब कुछ हो गया था, मतलब सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से। एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लाइक ऑलमोस्ट हर एक यूनिट का इंपॉर्टेंट पोर्शंस पढ़ के चले गए थे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट पोर्शन? जो मतलब आरटीपीज एंड एमटीपीज में डिस्कस किए गए हैं बार बार, या फिर बैक क्वेश्चंस में मेंशन किए गए हैं, या फिर ऐसा कोई पॉइंट जिसमें तुम्हें लगे कि सब हेडिंग इंपॉर्टेंट लग रहा है एंड इसके अंदर 3-4 पॉइंट्स बन रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स को तुम बस याद कर लेते हो, अंदर का जो डिस्कशन है वो तुम अपने वर्ड्स में प्रेजेंट कर सकते हो। ये सब पोर्शंस में बस देख के चला गया था। तो यही मेरा प्रिपरेशन था फॉर पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ एंड बीसीआर। सो ये जो लास्ट 5 डेज थे ना सीए फाउंडेशन एग्जाम के पहले, इसमें मैंने सिर्फ पढ़ाई किया था। लाइक 3 घंटे का स्लॉट में पढ़ाई करता था, फिर आधा घंटा ब्रेक, फिर वापस 3 घंटे स्लॉट में पढ़ाई, क्योंकि करना ही पड़ता है यार, वरना सीए फाउंडेशन एग्जाम पास नहीं हो पाते। एंड याद रखना कि 5 to 6 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको लेके कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी मत करना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स यार इकलौता पेपर है जो तुम्हें पसंद आए या ना आए, ये तुम्हारा स्ट्रेंथ होना ही चाहिए, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो मैंने कुछ चैप्टर्स नोट डाउन करके रखे हैं, दैट इज जर्नल एंट्रीज, बीआरएस और आरओई मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये 3 चैप्टर्स बेसिक्स है एंड इसे आरटीपी से सॉल्व करना मत भूलना। आरटीपी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना फॉर दीज चैप्टर्स स्पेसिफिकली, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। इतना बार प्रैक्टिस करना कि तुम्हारा क्वेश्चंस पूरा याद हो जाए। इनके अलावा जो चैप्टर्स हैं दैट इज कंपनी अकाउंट्स, इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन, कंसाइनमेंट, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स एंड एनपीओ। ये सारे चैप्टर्स जो मैंने मेंशन किया, इन सारे चैप्टर्स के लिए इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलोगे फाइनल अकाउंट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 15 मिनट लग जाता है, तो एग्जाम के 5 दिन पहले मतलब मैं कैसे सारा इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करूं? सारा इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, 1 या 2 लिख लिख के प्रैक्टिस करो, बाकी सब बस रीड करो और सोचो कि तुम सारे एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट्स को एग्जाम हॉल में मैनेज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर तुम सही तरीके से एडजस्टमेंट्स कर रहे हो मेंटली जब सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है, और अगर तुम कुछ नोटिस करते हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज, कुछ ऐसा कि तुम गलती कर सकते हो एग्जाम हॉल में, तो उसे मार्क करके रखो। एग्जाम के पहले वाले दिन, पहले वाले रात को वापस से उसे रिवाइज करना, वरना तुम एग्जाम हॉल में वही गलती वापस से दोहरा दोगे। तो ये अकाउंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, ये सब याद रखना, वरना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो अभी हम लोग पेपर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर। तो ये वाले सब्जेक्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने में बहुत
डिफिकल्टीज आता है। तो एक सिंपल सा बात बता देता हूं कि डिफरेंट डिफरेंट जगह से प्रैक्टिस करके कोई फायदा नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि तुम स्कैनर से प्रैक्टिस करोगे, कोई कोचिंग मटेरियल से प्रैक्टिस करोगे, या फिर तुम एडिशनल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, तो ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा हेडेक हो जाएगा। तो मेरा सजेशन सिर्फ यही रहेगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशंस को प्रैक्टिस करो, दैट टू फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल। आईसीआई एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं ना, तो आईसीआई मॉड्यूल से ही प्रैक्टिस करो, सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशंस पे फोकस करो। एंड ऐसा कोई क्वेश्चन हार्डली बनता है, मतलब बनता ही नहीं है जो इलस्ट्रेशंस पे ना हो। ऑलमोस्ट हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड है इन द इलस्ट्रेशंस। सो इलस्ट्रेशंस को प्रायोरिटी दो एंड चैप्टर वाइज वेटेज को फॉलो करो, जो मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बता के रखा है। एंड लास्टली डिस्कस करते हैं पेपर नंबर 4 के बारे में, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट था एंड मैं ये बात मेंशन करना चाहता हूं, हर एक स्टूडेंट का 4 पेपर में एक पेपर ऐसा होना ही चाहिए जो तुम्हारा स्ट्रेंथ हो, जो तुम्हारा पूरा परसेंटेज को पुल अप करे। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ 3 ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो चैप्टर नंबर 1 एंड 5 है वो काफी सिंपल है एंड हार्डली 2 घंटे लेंगे दोनों चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो चैप्टर नंबर 2, 3, 4 जो होता है डिमांड सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट्स, तो ये चैप्टर्स का अगर तुम क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, ग्राफ एंड न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लो, समझ लो, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता जो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। सो ये सब्जेक्ट पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा स्कोरिंग लगता था। एंड इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज बीसीके। बीसीके थोड़ा सा थियोरेटिकल है। देखो ये जो पेपर है ना, ये बहुत ही ज्यादा थियोरेटिकल है, बट यहां पे तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें पैरा बाई पैरा लर्न करना पड़े बिजनेस लॉ की तरह। यहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स को याद रखो, चीजों को सिर्फ समझो, जो कि तुम्हारे एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेगा, क्योंकि यहां पे तुम्हें लॉन्ग आंसर्स लिखने नहीं पड़ते हैं। तो उसी तरीके से पढ़ाई करो, कुछ बड़ा बड़ा आंसर लर्न करने की जरूरत नहीं है। बीसीके में ऐसा एक चैप्टर है जहां पे तुम्हें कंपनी के डिटेल्स के बारे में याद रखना पड़ता है, जैसे उसका हेडक्वार्टर्स कहां पे है, सीईओ कौन था, डायरेक्टर कौन था। अगर तुम्हें ये सब याद रखने में दिक्कत हो रहा है तो वो चैप्टर को छोड़ दो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने भी वो चैप्टर को छोड़ दिया था। एंड इसके अलावा बाकी क्वेश्चन पे भी अगर तुम फोकस करते हो तो तुम 90 मार्क्स तक ला सकते हो। सो एग्जामिनेशन हॉल में फोकस करो कुछ चीजों पे जो तुम्हें आता है। अगर तुम हर एक चीज पे फोकस करने वाले हो, हर एक क्वेश्चन को फोकस करने वाले हो, तो यू विल लूज अ लॉट ऑफ टाइम। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट एंड एरर फ्री काम करना है। अगर तुम पेपर नंबर 1 एंड 2 के बारे में बात करो तो उसमें इंपॉर्टेंट है तुम्हारा हैंडराइटिंग, तुम्हारा प्रेजेंटेशन। एंड पेपर नंबर 3 एंड 4 में इंपॉर्टेंट ये है कि तुम एक भी एरर ना करो, नेगेटिव मार्किंग प्रिवेंट करो। सो दैट इज इट फॉर नाउ गाइज। आई गेस तुम्हें ये वीडियो से काफी कुछ सीखने मिला है। ये वीडियो नॉर्मल वीडियो से अलग है क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो गया है एंड ये लास्ट 5 to 7 डेज फॉर सीए फाउंडेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं कंसिडर करता हूं। एंड दैट इज इट फॉर नाउ गाइज। दैट्स हाउ आई क्लियर्ड माई सीए फाउंडेशन इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज जो लोग सीए फाउंडेशन दे रहे हैं। आई रियली विश कि तुम सीए फाउंडेशन में पास हो जाओ एंड सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई जल्दी से जल्दी शुरू कर पाओ। तो गो फॉर इट, तुम कर सकते हो। जस्ट लास्ट फ्यू डेज है, सो पढ़ाई कर लो क्योंकि करना तो पड़ेगा ही। सो कभी ना कभी करना ही पड़ेगा, तो इस अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लो। दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। बेस्ट ऑफ लक एंड सब्सक्राइब कर लो।